नहीं, पिछले क्लास हम लोग यही चलिए जुमली और रामा द्वितिका में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुरेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दीपचमक। इसके द्वारा लिखा गया है तो सुरेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया। इस पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो और आप लोगों को जो पिछले क्लास में को बताया गया था जो क्वेश्चन आप लोग बनाए हमने, और जो आप लोगों को कंफ्यूज होता है वो आप लोग पूछा कीजिए। भाई इसका देखते हैं कि जन्मभूमि और इसका चरित्र क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब सक्सेना जी का जन्म कहाँ हुआ? 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर दिनमान के उपन्यास पादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका अकस्मित निधन हो गया। क्या बोला गया? उनका शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद से। उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ? इलाहाबाद में के विश्वविद्यालय में हुआ। अबे अध्ययन आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर दिनमान और उपन्यासवाद और पराग के संपादक रहे। और ये सब का वो संपादन मतलब ये सब ये वो लिखा करते हैं। और आखिर में 1983 में जब आया तो उनका वो निधन हो गया, मतलब वो मारे गए। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की ये प्रमुख कृतियाँ काट की घटियाँ, कुआनों, नदियाँ, जंगल का दर्द, खुटियों का टंगे रोग, कविता संग्रह, पागल कुत्ते का मशिहारा, सोया हुआ जल, उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, बो को खो और बुतुका का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, ये सब उनका क्या था? वो इनका प्रमुख कृतियां था। ये सब जो बोले वो क्या प्रमुख था। चर्चे उनके लेखों का संग्रह है। कुटियों के पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और साहित्य में उसको क्या सीखा? तो अकादमी का उसको पुरस्कार भी मिला था। इसको तो सक्सेना जी को अकादमी का पुरस्कार भी मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं उनके लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय के जीवन में महत्वाकांक्षाओं और सपनों, संग्रह, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य से मिला है। सर्वेश्वर जी इस स्तंभकार थे और चरखे नाम से दिन माने में जो स्तंभ लिखते थे उनमें से विभाग सच कहने का साहित्य में दिखते हैं। उनके व्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता था। उनके व्यक्तित्व में क्या था? मतलब उनका व्यक्ति क्या था? किसी में कुछ ये स्वभाव के अच्छा था। हम क्या देखते हैं कि पाठ में क्या लिखे? तो मानवीय करुणा की दीपचमक, मानवीय करुणा की दीपचमक। अब फादर को इस लेसन में क्या बताया गया? एक तो मतलब एक फादर के बारे में बताया गया, वो क्या किए, मतलब वो सन्यासी बने, क्या किए, उसी बारे में हम लोग को बताया गया है। अच्छे ढंग से पढ़ते हैं।
फादर को जहर बात से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अब फादर जो थे उनको क्या बोला जा रहा है कि जहर से नहीं मरना चाहिए, मतलब कहना क्या जा रहा है कि जहर है कि वो मर रहे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सवाल है किस ईश्वर से पूछे, और ये सवाल किस ईश्वर से पूछा जाए कि वो उनके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, मतलब इस जहर का ही क्यों ऐसे भरे। अब प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था वह देगी इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी क्या पर क्यों दे। एक लंबी फादर के ये सफेद चौगे से ढकी आकृति सामने से है। एक गोरा रंग सफेद झाई माटी भूरी ये दाढ़ी नीली आंखों बांस खोल गले लगाने एक अतुत इतनी ममता इतना अपनता इस साधु में अपने हर एक जन के लिए हर एक प्रिजनर के लिए उमड़ता रहा था। क्या बोला जा रहा है, एक जो थे फादर वो क्या थे, मतलब साधु तरह के थे, उसका फेस भी साधु की तरह था। और वही बोला जा रहा है कि गोरा रंग सफेद साई ये माटी भूरी दाढ़ी नीली आंखों और बाहें खोले ये गले ये लगाने से के आतुर थे। वो मतलब उनका फेस मुझे कैसा था, तो गोरा रंग था, उनका सफेद दाढ़ी था। अब मारुति भूरी दाढ़ी, मतलब किसी से देखते हैं कि भूरा जो दाढ़ी होता है वो था। उसका आँख का क्या कलर था, तो नीला कलर का आँख था। मैं 35 साल से इसका साथी था। और ये जो कवि है, कवि कौन है, तो सक्सेना जी जो कवि है वो इनका साथी कब से थे, 35 साल से। सक्सेना जी अपने बारे में ही बता रहे हैं। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वो दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब वो क्या बोले कि तब भी वो जब इलाहाबाद में थे तो वो दिल्ली आया करते थे, और आज भी वो बाहों का दबाव वो महसूस कर रहे थे उनका। फादर को याद करना एक उदास शांति संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनकी बात करना क्रम के संकल्प से भरा था। मुझे परिमल के तो वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फायदा भूलते थे। क्या बोला जा रहा है कि ये फादर को जब देखना, अब फादर को याद करना मतलब क्या, तो एक शांति संगीत को सुनने के जैसा था। मतलब कोई फादर को जब याद करता था तो क्या, तो शांति संगीत को सुनने की वो बात ही रखता था। और उनका जो करुणा का निर्मल जल था, वो मतलब क्या बोला जाता है, उनको देखना एक निर्मल जल, मतलब कोई स्नान कर, उनको देखना मतलब जैसे कि गंगा नदी में स्नान करना, उसके हाथ ही था कि अच्छे नदी में इंसान मतलब नहाना। और उनका बात करना कर्म के संकल्प से भरा था। उनका जो बात कर रहा था वो कर्म के संकल्प, मतलब बहुत क्या था कि एक अच्छे मतलब कर्म के संकल्प से भरा था। मतलब बात भी करते थे तो अच्छे मतलब शब्दों में बात करते थे, कोई रफ लैंग्वेज यूज नहीं करते थे, अच्छे ढंग से भाई बात भी करते थे, संकल्प से भरा था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, और जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे। और वो बोल रहे कि हमको वो दिन याद आते हैं जब हम जब थे तब पारिवारिक की तरह बंधे हुए थे। वो बंधे हुए थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्बिल शामिल रहते।
हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते हैं, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते हैं, और हमारी घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे ये खड़े हो हमें अपने आशीर्वादों से भर देते हैं। क्या बोलते हैं कि मतलब वो उनके साथ जो थे वो बड़े बड़े भाई की तरह थे। वो मतलब क्या बोला जाए, वो बड़े भाई की तरह थे, पुरोहित जैसे खड़े हो जाते। और वो बड़े भाई कुछ भी होता, कुछ भी मतलब कहीं कुछ होता है तो बड़े भाई के जैसा वो खड़े हो जाते पुरोहितों की तरह। और पहली बार और उनको आशीषों से भर देता, मतलब उनको आशीर्वादों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख्य में पहली बार अन्य डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता मात्सल्य भी, जैसे कि किसी की ऊंचाई पर देव दारू की छाया में खड़े। और वो क्या याद आता है कि उनका जो बचपन, उनका जो खाना खाने का जो बचपन था वो उनको याद आता है। और नीली आंखों में चमक के तैरते मात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवगुरु की छाया में खड़े। और उनके जो आंख गिरे थे वो भी एक ऊंचाई पे की देवगुरु की छाया की तरह लग रहा था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की वे साइकिल चलती दिखाई दे रही थी, पर हमारे पास आकर वो रुकती नहीं है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ उसको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकाता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि कि घर पूरा दो भाई एक बहन माँ पिता थे। क्या बोला जा रहा कि वो इलाहाबाद सड़कों पर जब आते साइकिल से, वो इलाहाबाद की जब सड़कों पर साइकिल से आते दिखाई पड़ते तो वो उसके हमारे मतलब कवि के पास आकर रुकते और मुस्कुराते हुए उनको कहते हैं, देखिए कि मैंने ये पढ़ लिया। और वो कहना चाहते हैं, और उसको क्रोध भी नहीं आता, और उसको कभी क्रोध भी नहीं आता, आवेश में देखते हुए वो ममता तथा प्यार के लबालब छलकता वो महसूस किया करते थे। और वो प्यार के छलकता महसूस करते हुए कहते हैं, अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम से आए थे, वो रहते इंडिया में थे, और वो बेल्जियम में जाकर नहीं रहते, वो बेल्जियम में थे, वो बेल्जियम से इंडिया आए थे, पर बेल्जियम से इंडिया आके भी वो सन्यासी बन चुके थे। मतलब बेल्जियम में रहते हैं, बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए, बेल्जियम से पढ़ाई ले करके वो जब भारत आए, भारत में आकर क्या किए, बाहर दिल्ली आके वो सन्यासी का रूप ले लिए थे, वो सन्यासी बन गए थे। जबकि उसका परिवार में सब कोई था, दो भाई एक बहन, माता पिता सब कोई वहाँ पे उनका परिवार में था, फिर भी वो एक सन्यासी की तरह जीवन व्यक्त करने लगे थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि को ही पूछता हूँ। अब लेखक पूछते हैं फादर से, क्या आपको अपना देश याद आता है? तो बोलता है मेरा देश अब भारत है। तो फादर बोलते हैं कि क्या है? मेरा देश अब भारत है, मैं जन्मभूमि को ही पूछता हूँ। मैं आती है, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरा जन्मभूमि, रेशम चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अब वो बोलते हैं घर में किसी की याद, तो फादर बोलते हैं हाँ आती है, माँ की याद हमें बहुत आती है। फिर अक्सर माँ के स्मृतियाँ में डूब जाते हैं। उनको माँ की चिड़िया अक्सर उनके पास आती है। अपने अभिनय मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिड़ियों को दिखाते हुए थे। पिता और भाइयों के लिए
बहुत लगाव मन में नहीं था। क्या क्या बोला जाए कि उनका जो माँ की स्मृति है, मतलब माँ का जो प्यार था उनको याद आता था, उनको जो माँ का उसी में डूब जाते थे। क्या होता है कि क्या माँ का जो प्यार होता है उसमें ही वो डूबे जाते थे। और उनकी माँ की जो चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, और जो उनकी माँ की जो चिट्ठियाँ थी वो उनके पास आती थी। उनके अभिनय मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे, और वो उनके अभिनय मित्र जो डॉक्टर रघुवंश थे, उनका मित्र कौन था? डॉक्टर रघुवंश। वो उस चिट्ठियाँ को दिखाते थे। आप पिता और भाई के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। और उनका जो भाई और पिता था, ये पिता और भाई थे, उनका में मतलब बहुत लगाव नहीं था कि वो बहुत लगाव के साथ रहते थे, तो लगाव नहीं था। पिता व्यवसाय थे, पिता क्या थे कि वो व्यवसाय मतलब कोई मतलब बिजनेस करते थे। और एक भाई वही पादरी को हो गया था, और उसका जो एक भाई था वो भी पादरी बन चुका था। एक भाई एक काम करता था, उसका परिवार, एक भाई काम करता था, उसका परिवार, वो उसका मतलब शादीशुदा भाई था, वो काम करता था। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उनकी शादी की। अब बहन क्या थी? बहन सख्त और जिद्दी, मतलब बहन बहुत जिद्दी थी, सख्त थी, मतलब कोई बात पर भी मतलब बहुत जिद्दी करती थी कि जो बात बोलती वही बात पर अड़ जाती थी। अब वो बहुत सख्त और जिद्दी थी, और बहुत देर से उनकी शादी, उनका शादी बहुत देर से हुआ। अब फादर के एक आध बार उसकी याद, उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। और फादर को अपने बहन की शादी की चिंता एक दो बार मतलब कुछ ही बार देखने को मिला था। उन दिनों देखने को मिला था जब भारत में वो बस गए थे। भारत में मतलब बेल्जियम जाके भारत में बस के वो सन्यासी बन चुके थे। पर जब वो दो तीन बार ही वो अपने परिवार को मिलने भारत से बेल्जियम गए। वो अपने बेल्जियम कब गए? तो 2-3 बार ही, मतलब आने के बाद 2-3 बार ही गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। बालकों से सरलता से मुस्कुराते हैं, कहते हैं माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों की पढ़ाई ये छोड़ फादर बुल के संन्यास होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। और क्या बोला गया? वो जब वहां पे गए तो वहां क्या हुआ कि वो तो संन्यास थे, वहां बोला गया कि आप तो संन्यास है। तो वो फादर बोलते हैं प्रभु की इच्छा जो है वो बालकों की से मैं ये सरलता से मुस्कुराते हुए कहते हैं। उनकी जो माँ थी वो बचपन में ही बोल दिए थे कि क्या ये लड़का हाथ से गया, मतलब ये लड़का मतलब अब ये कुछ नहीं करे, ये हाथ से गया। और आखिर में अब ये सचमुच में जब इंजीनियरिंग की जब अंतिम पढ़ाई हुआ, अंतिम वर्ष चल रही थी पढ़ाई की, तो वो पढ़ाई छोड़ फादर बोल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए तो धर्म गुरु जी क्या बोले? वही धर्म गुरु जी बोले थे, वो कहे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। और उनके पास जाके बोले संन्यास लेना, पर वो क्या बोलते हैं? धर्म गुरु जी बोलते हैं कि संन्यास ले तो रहे, पर संन्यास लेने के लिए तुम्हें शर्त रखना पड़ेगा, तुम कुछ शर्त रखो। तो वो क्या बोले थे कि मैं भारत जाऊंगा। और वही शर्त में क्या रखे थे? वो भारत जाके वो भारत में सन्यासी बनेंगे। इसलिए वो बेल्जियम छोड़ भारत आ गए थे। वो इसलिए वो बेल्जियम से भारत आके संन्यास में थे, क्योंकि वहां पे गुरु जी से वो बोल चुके थे। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिपेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्मचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब बाहर जाने के बाद क्यों उठे वो किसी को नहीं बताता, नहीं जानता, बस मन में था। और जब भारत जाने के बाद वो जो उठा, वो क्यों उठाया वो नहीं पता, पर वो
उनका मन में था कि हम बाहर जाएं, जैसे वो बोल दी कि हम बाहर जाएंगे, संन्यास के नाम पे वो बाहर जाएंगे ये बोलते। और उनकी शर्त मान ली गई, उनका जो शर्त था वो भी मान लिए थे, वो जो धर्म गुरु थे वो मान ली उनका शर्त। आप बोले ठीक। पहले जिपेट संघ में 2 साल पादरी के बीच धर्मचार की पढ़ाई की। अब पादरी के बीच क्या है, पहले धर्मचार के पहले अब वो अब फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। अब 9 से 10 वर्ष का है तो दार्जिलिंग में जाके वो किया धर्मचार की पढ़ाई वो। और फिर 9 से 10 वर्ष रहे, कोलकाता में बीए किया। अभी वो कोलकाता के बीए किए और फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरज वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अब उन दिनों कौन उसका अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरज वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रह के 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास और वो शोध प्रबंध विकास विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में वो पूरा किया। क्या किए तो रामकथा और उत्पत्ति विकास के बारे में वो पूरा किया। परिमल में उसके अध्ययन पढ़े गए थे और परिमल में उसके अध्ययन भी पढ़े गए थे। फादर ने मारत लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरित भी किया है नील मछली के नाम से। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरित भी किया और किसे नील मछली के नाम से किया। और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिक का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़े पटना। अब फिर क्या हुआ, अब वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग में पढ़े। और संस्कृत विभाग में पढ़ते हुए विभाग अध्यक्ष भी वो बन चुके थे। अब वो वहाँ के उन्हें अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वही बीमारी में पड़े। अब वो फिर बीमारी में वो मतलब फादर गुल के जो थे वो बीमारी में पड़ गए। अब फिर वो पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जी गए। और दिल्ली आए और 47 वर्ष वो मतलब देश में रहे और 73 वर्ष की वो उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। मतलब वो 73 वर्ष के वो हो चुके थे। फादर गुल के संकल्प के सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अब फादर गुल के जो थे वो संकल्प सन्यासी, मतलब वो संकल्प नहीं थे कि वो सन्यासी थे। और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वो सन्यासी नहीं है, वो कोई रिश्ता मतलब कोई बनाते थे तो वो तोड़ते भी नहीं थे। वो मतलब क्या बोला जा रहा है कि मतलब कोई मतलब घर के अड़ोस पड़ोस से कोई रिश्ता बना रही है तो वहाँ का जो रिश्ता है मतलब अच्छे रिश्ते से वो निभाते थे, मतलब उसके अच्छे रिश्ते से निभाते थे। सन्यासी होते हुए भी वो मतलब उनके मन में कोई मतलब बुरा मतलब सोच विचार नहीं था। 10 साल बाद मिलने बाद भी उनका गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही ना, 2 मिनट के लिए ही। अब वो जब भी दिल्ली आते 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती। अब वो क्या तो वो 10 साल बाद भी मिलते हैं तो वो 10 साल बाद मिले उनकी गंध जो थी वो महसूस हो रही थी। उनका जो गंध था उनका गंध महसूस हो रहा था। और
वह जब भी दिल्ली आते हैं जरूर मिलते हैं, और वह जब भी दिल्ली आते हैं वो जरूर मिलते हैं। दिल्ली आने के बाद वो मिलते हैं और खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी नहीं बरसात जो भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, 2 मिनट के लिए भी वो जरूर मिलने के लिए आते हैं फादर बुल के। और वो जो लेखक थे, लेखक कौन है? सक्सेना जी। वो लेखक सक्सेना जी से मिलने जरूर आते हैं। जरूर मिलते हैं, खास गर्मी बरसात 2 मिनट की भी जीने आते हैं। ये कौन संन्यास करता? उनकी में चिंता हिंदी को और राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने की थी। और ये कौन संन्यास ऐसा कर रहा? उनकी चिंता क्या थी कि हिंदी जो भाषा है उनको राष्ट्रीय भाषा बनाना था। ये भारत का जो भाषा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का उनके मतलब देखने को था। उनका जो ये इच्छा क्या था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। हर मंच में इनकी इसकी तकलीफ बयान करते इसके लिए तर्क देते। बस इस सलाह पर उन्हें झुंझलाते देखा है। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा हर दुख करते उन्हें पाया। क्या बोला गया कि हर मंच पर उनकी जो तकलीफ बयान करते थे, हर मंच पर उनकी जो तकलीफ बयान करते थे वो हर मंच में उनकी तकलीफ बयान करते थे, उनकी जो चिंता होती थी वो प्रकट करते थे। वो मतलब मंच में आते थे तो वो मतलब दिखाते थे कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के इच्छुक थे। मतलब वो हिंदी को राष्ट्र बनाने का पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। और बस इसी एक सवाल पर उनको झुंझलाते देखा है। बस यही एक जो सवाल था उसे झुंझलाते देखा है। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। एक घर परिवार के बारे में, निजी ये दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनको मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भरे देता था। और क्या बोला गया कि घर परिवार अब वो हिंदी की अपेक्षा दुख उन्हें पाया करते थे। और जो हिंदी के बस उसी सवाल पे झुंझलाते रहते थे, जो झुंझलाते देखा करते थे। और ये हिंदी इसे के लिए अथक तर्क था। और हिंदी जो थी हिंदी अथक तर्क में मतलब तर्क थे। अब बस इसी बात पर वो सवाल झुंझलाते रह दिखते थे। यार हिंदी के अलावा हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर दुख करने उन्हें पाया है। और हिंदी की अपेक्षा ही वो दुख करने पाया। घर परिवार के बारे में, निजी ये दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। अब घर परिवार के मतलब हिंदी की भाषा में ही पूछना उनका स्वभाव में इस प्रकार से पूछते थे कि वो हिंदी अपने बेल्जियम में रहते थे और वो अपने बेल्जियम की भाषा से नहीं बोलते। भारत में आके अपने भारत के राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में वो पूछते और सबके घर परिवार के बारे में भी हिंदी के बारे में ही पूछते। और हिंदी को ही वो राष्ट्रभाषा भी मानते थे। अरे बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से शांता के जादू भरे 2 शब्द सुनने को ने एक ऐसी रोशनी से भरे देता जो किसी एक गहरे तपस्या से जन्मती है। और वो उनके जब दुख आते और जो बड़े से बड़े दुख भी आते तो उनके शांता के जादू 2 बड़े शब्द से वो बड़े शब्द से सुनते और सुनते हुए बोलते रोशनी से भर लेता था। और जो किसी में एक गहरी तपस्या से जन्मता था। और जो क्या था गहरी तपस्या से जन्मता था। और हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। अब मौत क्या दिखाती है? बोलते हर मौत दिखाती है जीवन की राह पर। जो हर किसी को मतलब वो किसी को मरते हुए देख लेते थे तो क्या बोलते थे? हर मौत क्या दिखाती है कि वो जीवन की एक राह दिखाती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्री की मृत्यु को याद आ रही है। आप फादर को शब्द से इतरती
विरल शांति भी। और उन्हें क्या याद आ रही है कि अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी याद आ रही है, और फादर के शब्दों की से इतरती विरल शांति भी याद उनको आ रही थी। आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बात बाहें खोलकर कर उन्हें लगे कि नहीं, अब बाहें खोलकर इस बार उन्हें लगे नहीं लगाया। जब देखा तब वे ये बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उछलाया। ताबुल में जिस्म पर पड़ी थी। क्या बोला गया कि आज वो नहीं है, आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार थे, वो दिल्ली में बीमार हो चुके थे। और वो बात खोलकर बाहें खोलकर इस बार उन्हें गले नहीं लगा। वो जो बाहें खोलकर जो गले लगा रहे, जो दोनों मिलते साथ में मिलते, अब मिलने के बाद जो दोनों मतलब एकजुट से मतलब बाहें मतलब गला मिलते, तो उनका बाहें नहीं खुली, वो गले नहीं मिले क्योंकि वो बीमार थे। और जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उछलाए ताबुल में जिस्म पर पड़ी थी। और जब देखा तब वो दोनों हाथों और सूजियों मतलब उठाने और दोनों जो उंगलियां थे वो उछलाए ताबुल में जिस्म पर पड़े थे। जो शांति प्रस्ती थी वह चेहरे पर थी, और जो शांति प्रस्ती थी वो क्या थी, चेहरे पर थी। और मतलब वो क्या बोले कि मतलब जो शांति प्रस्ती, उनका जो शांति मन था, जो शांति चेहरा था, उनका चेहरा वो बिल्कुल उसी तरह लगा कि चेहरे पे शांति का मन उसी तरह बना हुआ था। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में मिरी के निकलसन हाँ में उनका ताबुल एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। अरे क्या बात किया गया कि वो तरलता जम गई। वहाँ का जो बात जो ये था, तबियत खराब था, बीमार थे, उनका जो बात था वो मतलब सब जगह जम गया। और वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली से कश्मीरी गेट के निकट गए। और 18 अगस्त को 1982 को कब कहा तो दिल्ली से कश्मीरी गेट के निकट गए। और क्रब कहा कि उसका ताबुल एक छोटी सी और उनका जो करवाल से उनका जो ताबुल था वो छोटी सी नीली गाड़ी से वो उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उसके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। अब कुछ पादरी क्या थे, कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, कुछ पादरी क्या थे कि रघुवंश जी का बेटा, और कुछ क्या थे कि उनके परिजन राजेश्वर जी के उसे उतारा। और उसके जो परिवारजन थे, उसके जो मित्र थे राजेश्वर सिंह जी जो लोग थे वो उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संस्कृति उदास पेड़ों की एक घनी में ये छाल, पेड़ों की घनी छाल और वाली सड़क के क्रवाल में आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद से सुलाने के लिए कब का मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाल थी और चारों अरे कब और तेज धूप। अरे ऊपर क्या बोला जाए, ऊपर की में जो करील की घनी छाल थी, ऊपर की जो करील में घनी छाल थी और चारों ओर कब और तेज धूप, और चारों ओर क्या थे, कर्ब और तेज धूप की के वृत्ते थे। जितेंद्र कुमार विजयेंद्र स्नातक, जिनेंद्र कुमार विजेंद्र स्नातक, अजिल कुमार
डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच में गैरिक वर्षन पहले इलाहाबाद की प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षा डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अनेक उस संस्कारी सड़क की ये ठंडे उदासीन है बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं चरित आर्टों से डूबे हुए थे, सिमट आए थे। अब चारों तरफ अब फादर की थे पहले कब्र के ऊपर लिटाई गए। मसीह विधि से इसे अंतिम संस्कार शुरू किया हुआ। अब फादर का जो कब्र था वो अब कब्र पर लिटा दिया गया और जो अंतिम संस्कार जो हुआ वो पूरी विधि से शुरू किया गया। रांची में के फादर पारस्कल टोयना में के द्वारा उन्होंने हिंदी से मसीह विधि के प्रार्थना की फिट सेंट बियर्स में रेटकर फादर पास्कल ने उनको जीवन और क्रम पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इन्हें धरती में। और फिर क्या हुआ कि इस श्रद्धांजलि वहाँ के जो श्रद्धांजलि करते हुए वहाँ के जो लोग थे वो बोले फादर बुल के अब धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न आज पैदा हो, इस धरती से ऐसे रत्न फादर बुल की क्या थे, मतलब वो सन्यासी होते हुए भी मतलब एक अच्छे मतलब इंसान की तरह होते हैं। और तो वही बोला जा रहा है कि फादर बुल के जैसा और इंसान धरती से पैदा हो, मतलब और आदमी आया ऐसा फादर बुल के जैसा। और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उनकी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। और क्या हुआ है, डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि के अनेक अनुकरणीय जीवन को उनके नमन किया था। और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रद्धांजलि में उनके अनुकूल जीवन को नमन किया। फिर देख कर्म में उतार दिया। और फिर क्या हुआ कि जो कर्म दे था मतलब फादर का जो दे था वो कर्म में उतार दिया, मतलब कर्म में वो डाल दिया गया, कर्म में वो मतलब डाला गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने भी ये सोचा था यह नहीं कि उनका मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वाले की कमी नहीं थी। और वो नहीं जानते कि उन लोग सन्यासी थे, उनका मृत्यु पर भी कोई रोएगा, पर उनका मृत्यु पर रोने वाला काफी लोग, मतलब उनका जो मृत्यु हुआ तो रोने वाला भी बहुत कोई देखने को मिला, बहुत कोई रो रहा था। न आंखों को गिनना इसने शाही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिनकी स्मृति हम सबके मन में जो के निकट रहते किसी यज्ञ के पवित्र आग के आज की तरह आजीवन बने रहे। मैं उस पवित्र ज्योतिष की याद में क्या बोला गया कि अब इस तरह वो बीच के में को छोड़कर वो चलेगा। छायादार फल फूल गंध के भरा हुआ और सबका अलग अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई मानवीय क्या रखा गया, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और उनकी स्मृति हम सबके मन में रह गई। और उनकी जो स्मृति मतलब उनका जो प्रेम भाव उनका था, फादर बुल्के का जो प्रेम भाव था वो सबके मन में रह ही गई कि उनका जो प्रेम भाव सबके सामने प्रकट हो रही थी वो रह ही गए। और अब मैं उस पवित्र ज्योति की याद में था, और पवित्र जो ज्योतिष की याद थे उनके मन में वो रह गए थे।
अब यहीं पर हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। ये मानवीय कोरोना के दीप चमक हमारा लेसन ये कंप्लीट होते हुए हम लोग अब का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हुए आप लोग जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। और क्वेश्चन आंसर नहीं बना वो पूछिए कि ये क्वेश्चन आंसर नहीं बना सर, ऐसा PDF मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर बता दिया जाएगा। और इस लेसन को आप लोग एक बार अच्छे ढंग से पढ़िएगा, और फिर पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखते समय भी पढ़िएगा। आप वीडियो देखने के बाद भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो कहीं कहीं जो डाउट मिलेगा वो आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसा तो कोई डाउट मिलना नहीं चाहिए, अब बहुत अच्छे लैंग्वेज से लिखा गया है। और अभी आप लोग घर में ही सुरक्षित होंगे और घर में ही पढ़ रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि सर बोले हैं कि सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम करना, तो माता पिता को प्रणाम भी कर रहे हैं। थैंक यू।